जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। यह बात भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 19 नवंबर 1984 को बोर्ड क्लब में जमा भीड़ के सामने कही थी। बड़ा पेड़ था उनकी मां और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों ने गोली से छलनी कर दिया था। इसका बदला लेने दंगाइयों ने सिखों के घर पर धावा बोल दिया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में 3325 सिखों की हत्या हुई। अकेले दिल्ली में 2733 की हत्या हुई। इंदिरा जी की 40वीं पुण्यतिथि पर हम याद करेंगे उन भीषण दंगों को, इंदिरा जी की शानदार उपलब्धियों को, उस राजनीति को जिसने उनकी जान ले ली और हमारी अंधी बहरी मनमौजी न्याय व्यवस्था को। फैक्ट स्टडी में आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे, कुछ आपको अच्छे लगेंगे, कुछ चुभेंगे। इंदिरा गांधी में कहीं खूबियां थी, कहीं खामियां थी, पर एक चीज जिसकी उनमें कभी भी कमी नहीं रही वह थी साहस। वस्तुतः उन्हें देश की सबसे साहसी प्रधानमंत्री कहा जा सकता है। अमेरिका के हेनरी किसिंजर ने उन्हें आयरन लेडी कहा था और भारतीय मीडिया ने दुर्गा। इंदिरा के प्रधानमंत्री बनते ही 1967 में भारत ने चीन को नाथुला और चोला में मजा चखा दिया। इंदिरा गांधी ने ही 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तानी चुंगल से मुक्त कराया। 1974 में परमाणु बम बनवाया। 1975 में सिक्किम का भारत में पूरी तरह विलय किया और चीन चिल्लाता रह गया। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान को खदेड़ दिया। इंदिरा जी के कार्यकाल में ही मारुति कार प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 1983 में मारुति कार देश को समर्पित हुई। उम्र के 42 वर्षों तक इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की व्यक्तिगत सहायक थी। 1959 में वो मात्र 1 वर्ष के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। नॉर्मली कांग्रेस अध्यक्ष 3 या 4 वर्षों तक कार्य करते थे। इंदिरा के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि यह थी कि उनके आग्रह पर ही केरल की कम्युनिस्ट सरकार को नेहरू जी ने धारा 356 लगाकर बर्खास्त कर दिया। यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि लोकतंत्र की माला जपने वाली कांग्रेस ने 1, 2 या 10 नहीं, पूरी 37 राज्य सरकारें बर्खास्त की। इसमें इंदिरा गांधी का योगदान 29 राज्य सरकारें गिराने का है। इसे कहते हैं दोगलापन। किंतु इंदिरा जी की चुनावी राजनीति में बहुत अधिक रुचि नहीं थी। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी पहली बार राज्यसभा से सांसद बनी और उन्हें शास्त्री जी ने सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया। जनवरी 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। कांग्रेस में छिड़े सत्ता संघर्ष में इंदिरा गांधी ने पुराने पहलवान मोरारजी भाई देसाई को पछाड़ दिया। कांग्रेस के घाघ नेताओं ने सोचा था कि एक अबला उनके हाथों की कठपुतली बन जाएगी, किंतु इंदिरा गांधी ने अपनी चलानी शुरू कर दी और इस चंडाल चौकड़ी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया। कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। यह था साल 1969। इसके बाद तो इंदिरा जी मजबूती की सीढ़ियां चढ़ती चली गई और मजबूती मनमानेपन में बदल गई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 में हुए चुनाव में धांधली का दोषी पाया और उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब इंदिरा गांधी को त्यागपत्र देना आवश्यक हो गया था, लेकिन इंदिरा ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी, प्रधानमंत्री पद से चिपकी रही और आपातकाल लागू कर दिया। हाईकोर्ट में यह याचिका राजनारायण ने दायर की थी। इन्होंने इंदिरा के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला, अकाली दल का भी। अकाली दल शुरू से ही पंजाब में कांग्रेस का प्रतिद्वंदी दल था। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसके प्रमुख मास्टर तारा सिंह ने अप्रैल 1948 में पृथक पंजाब राज्य या पंजाबी सूबे की मांग रखी थी। यह तो आप जानते होंगे कि तत्कालीन पंजाब राज्य में वर्तमान का पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सब सम्मिलित था। अकाली दल पंजाब में सिखों का प्रतिनिधि होने का दावा करता था। जनवरी 1948 में अकाली दल के प्रतिनिधि मंडल ने कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर से भेंट की। इसके पूर्व भारत सरकार भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मंशा जाहिर कर चुकी थी। अतः अकालियों ने पंजाबी भाषा क्षेत्र को पृथक पंजाब बनाने की मांग की। 17 जून 1948 को न्यायमूर्ति एस के धर के नेतृत्व में भाषाई पुनर्गठन आयोग बना, किंतु इसका कार्य क्षेत्र दक्षिण भारत तक सीमित रखा गया। जबकि 1929 की लाहौर कांग्रेस में गांधी और नेहरू ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान सिखों की सम्मति से ही बनेगा। नेहरू ने 9 जनवरी 1930 के लाहौर बुलेटिन नामक अखबार में लिखा था, पंजाब के वीर सिखों को विशेष दर्जा है, उन्हें स्वतंत्र भारत में पृथक राज्य मिलना ही चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नेहरू पलट गए। उन्होंने कहा स्थिति बदल गई है। 1952 के चुनाव में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। पेप्सू या
पटियाला और 8 रियासतों के यूनियन में अकाली दल की सरकार बनी, किंतु केंद्र की कांग्रेस सरकार ने पेप्सू की यह गैर कांग्रेसी सरकार बर्खास्त कर स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 1953 में नेहरू जब फतेहगढ़ साहिब में साका सरहिंद के मौके पर भाषण देने के लिए एक मंच पर चढ़े तो उन्हें सिखों ने साफ कह दिया कि ये दोनों छोटे साहिबजादों की शहीदी का जलसा है, इसमें चुनाव की बात मत कीजिएगा। नेहरू नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि दूसरे प्रांत पुनर्गठन आयोग एसआरसी में एक भी सिख प्रतिनिधि नहीं रखा गया। अकाली दल ने 1947 के पूर्व की मतगणना के आधार पर पंजाबी बहुल क्षेत्र को पंजाब माना। कांग्रेस ने 1951 की जनगणना के आधार पर 1951 की जनगणना में कई पंजाबी हिंदुओं ने अपनी मातृभाषा हिंदी लिखवाई थी। 1955 की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी एसआरसी की आश्चर्यजनक रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया कि पंजाबी भाषी राज्य की मांग अन्य भाषाई राज्य जैसी ही है, किंतु इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे कई हिंदुओं का समर्थन नहीं है और पंजाबी कोई भाषा भी नहीं है। इस विचित्र रिपोर्ट ने भाषाई मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया। संविधान में माननीय 14 भाषाओं में से मात्र पंजाबी भाषा प्रांत विहीन हो गई। नाराज सिखों ने फिर भी मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में नेहरू से बातचीत का रास्ता अपनाया। हालांकि राज्य का बंटवारा तो स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन पंजाब के अंदर द्विभाषा फार्मूला लागू कर दिया गया। पंजाबी भाषी क्षेत्र में पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी लागू की जानी थी, लेकिन स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हुई। हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाई क्षेत्रों में आंदोलन चलते रहे, लेकिन 1960 में पंजाब के जालंधर में आरएसएस प्रमुख श्री गुरु गोलवलकर जी ने कहा, पंजाब में रहने वाले हर व्यक्ति की मातृभाषा पंजाबी है। भाषाई आंदोलन शांत हुआ। सावरकर जी भी स्वतंत्रता के पूर्व ही नेहरू की तरह पृथक सिख राज्य का समर्थन कर चुके थे। पीछे मुड़कर देखने से यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस ने पंजाबी राज्य इसलिए नहीं बनने दिया क्योंकि उसे लगा कि पंजाब में कांग्रेस की नहीं अकाली दल की सरकार बनेगी। 1995 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी एसजीपीसी के चुनाव में अकाली दल ने कांग्रेस को बुरी तरह हरा दिया था और ऐसा ही 1960 के चुनाव में भी हुआ था। 1956 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा राज्य बने। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात भाषाई आधार पर अलग हुए। मराठी भाषा को महाराष्ट्र प्रांत मिल गया और तमिल भाषा को तमिलनाडु, पर पंजाबी को पंजाब नहीं मिल पाया। 1960 और 61 में पंजाब में पुनः पृथक पंजाबी सूबे की मांग ने जोर पकड़ा। अकालियों ने आंदोलन किया, कांग्रेस की सरकार ने दमन किया। पहले भाई फतेह सिंह और भाई मास्टर तारा सिंह ने अनशन किया। अनशन तोड़वाने के लिए नेहरू ने अकालियों को बातचीत के लिए बुलवाया और फिर से धोखा दे दिया। नेहरू ने कहा, क्या मैं अपने दुश्मनों के हाथ में ताकत सौंप दूं? पृथक राज्य की मांग नहीं मानी गई। उपवास तोड़ने के कारण मास्टर तारा सिंह की लोकप्रियता घट गई। लेकिन फिर भी जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो पंजाब ने सारे भारत से बढ़कर इस युद्ध में योगदान दिया। पंजाब में 2 करोड़ रुपए रक्षा कोष में जमा किए। स्वयं फतेह सिंह ने 50,000 रुपए जमा किए। पंजाब ने नेहरू को 2 बार सोने से तोला और यह तुलादान देश के लिए था। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह केरो और नेहरू जी ने फिर भी पृथक पंजाब नहीं बनने दिया। 1965 में भाई फतेह सिंह ने पुनः उपवास घोषित कर दिया। 25 अगस्त को आत्मदाह करने की घोषणा भी की, लेकिन तभी पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। 1962 की कहानी 65 में भी रिपीट हुई। इस बार तो पाकिस्तान रेडियो ने सिखों को पृथक राष्ट्र देने का प्रॉमिस कर दिया, लेकिन सिखों ने पुनः बढ़ चढ़कर अपनी भारतीय सेना का साथ दिया। उधर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने अपने अंतर्गत आने वाली सभी 700 गुरुद्वारों को सेना और सैनिकों के लिए खोल दिया। 1965 के युद्ध की समाप्ति के बाद केंद्रीय नेतृत्व में नेहरू नहीं थे। 1 साल चली प्रक्रिया के बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग अलग राज्य बने, किंतु इसमें अकाली दल संतुष्ट नहीं हुआ। अकाली दल ने कहा, राज्य पृथक्करण के लिए 1951 और 1961 मतगणना को आधार माना गया है और यह मतगणना भाषाई नहीं सांप्रदायिक आधार पर हुई थी। इसके कारण कई पंजाबी भाषाई क्षेत्र हरियाणा में चले गए या हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ ही चंडीगढ़ को भी पूरी तरह पंजाब को नहीं दिया गया है। तीसरा मुद्दा नदी जल बंटवारा था। पंजाब के अकाली नेताओं को लगा कि उनके हिस्से का जल हरियाणा और राजस्थान जा रहा है। यही नहीं, जल और सिंचाई के विषय में अकाली दल चाहता था कि ये राज्य का मामला रहे, इसमें केंद्र का हस्तक्षेप ना हो। ऐसे कई मुद्दों के चलते भाई फतेह सिंह ने 13 दिसंबर 1966 से पुनः उपवास प्रारंभ किया। 27 दिसंबर को शाम 4 बजे उन्होंने अपनी मांगे न मानने पर आत्मदाह की धमकी दी थी। दोपहर में 3 बजे इंदिरा जी के विशेष दूत हुकुम सिंह स्वर्ण मंदिर पहुंचे। भारी भीड़ के सामने हुकुम सिंह ने कहा, 30 जनवरी में ही इंदिरा जी ने सत्ता संभाली है, वो सारे मुद्दों पर मध्यस्थता करेगी, चंडीगढ़ पंजाब का है।
हुकुम सिंह के आश्वासन के बाद पुनः चर्चा प्रारंभ हुई, लेकिन इंदिरा गांधी अपने पिता के रास्ते पर ही चली। 8 जनवरी को वह अपने वादे से साफ पलट गई। 29 जनवरी 1970 को केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ पंजाब को देने की घोषणा की और हरियाणा को नई राजधानी बनाने हेतु 20 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया, किंतु यह घोषणा क्रियान्वित नहीं हो सकी। नए पंजाब राज्य में अब कांग्रेस का एक छत्र शासन नहीं था। 1972 तक के 5 सालों में 5 सरकारें बनी। 1972 में पुनः कांग्रेस के ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री बने। मार्च 1972 में हुए चुनाव में अकाली दल को 117 में से मात्र 24 सीटें मिली थी। खोया हुआ जनाधार पाने के लिए अकालियों को पुनः सिख पंथ, पंजाबी अस्मिता व पंजाब के अधिकारों का स्मरण हुआ। 16-17 अक्टूबर 1973 को शिरोमणि अकाली दल ने आनंदपुर प्रस्ताव पास कर पुनः पुरानी मांगे दोहराई। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल के विरोध में अकालियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही अमृतसर में डेमोक्रेसी बचाओ मोर्चा बना। हरचंद सिंह लोंगोवाल के नेतृत्व में 9 जुलाई 1975 को इमरजेंसी के विरोध में बड़ी रैली हुई। 40,000 गिरफ्तारियां हुई। आपातकाल में हुई गिरफ्तारियों में से 30% गिरफ्तारियों सिखों की थी। दमदमी टस्काल के संत करतार सिंह भिंडरावाले ने भी 37 रैलियां निकाली। पुलिस से बचने हेतु गैर सिख कार्यकर्ता भी एसजीपीसी कार्यालयों में छुपते थे। इसी कारण अकाली दल इंदिरा गांधी की आंखों की किरकिरी बन गया। आपातकाल के पश्चात कांग्रेस देश के कई राज्य में चुनाव हार गई। पंजाब में भी प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार बनी। इसी समय पंजाब के पॉलिटिकल पटल पर जरनैल सिंह भिंडरावाले नामक धूमकेतु का उदय हुआ और पंजाब ही नहीं देश पर अपशकुन के बादल छा गए। इस धूमकेतु को पहचाना और लॉन्च किया पूर्व मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी के विश्वस्त ज्ञानी जैल सिंह ने। उद्देश्य था अकाली दल को नुकसान पहुंचाना। 25 अगस्त 1977 को जनरल सिंह को दमदमी टकसाल को 14वां जत्थेदार चुना गया। अभी तक उसका नाम जरनैल सिंह बराड़ था, किंतु दमदमी टकसाल की भिंडरा शाखा का प्रमुख बनने के बाद उसने यह नाम अपना लिया। उसे संत की उपाधि मिली और उसने अपना पूरा समय पंथ की सेवा में लगा दिया और वह परिवार के लिए कम समय देता था। भिंडरावाले पूरे पंजाब में घूम घूम कर प्रचार करता रहा और जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। 14 अप्रैल 1978 को बैसाखी के पर्व पर निरंकारी सिख अमृतसर में एक सभा कर रहे थे और जुलूस निकालने वाले थे। बैसाखी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आमतौर पर जिन्हें हम सिख मानते हैं वो खालसा पंथी है। सिख पंथ में अनेक संप्रदाय है, जैसे कि सहजधारी, नामधारी, निरंकारी, नानक पंथी, निर्मल, उदासी और खालसा। सारे ही पंथों में एक ईश्वर में ही विश्वास रखा जाता है और मूर्ति पूजा और जातिवाद को नहीं माना जाता। इनमें से कुछ पंथ ऐसे हैं जिनमें जीवित गुरु की मान्यता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने घोषित किया था कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब भी गुरु होंगे। अतः जीवित गुरु की मान्यता खालसा पंथियों को गुरु गोविंद सिंह जी की तौहीन जैसी लगती है। बैसाखी के दिन निकलने वाले निरंकारियों के जुलूस को हर कीमत पर रोकने का ठान चुके थे भिंडरावाले। दरबार साहिब में भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के सामने निरंकारियों के विरुद्ध आग उगली। कृपाण लेकर 200 उत्तेजित लोगों का जत्था निरंकारियों की ओर निकल पड़ा। इनमें भिंडरावाले के अनुयायियों के साथ साथ खोजा सिंह के नेतृत्व में अखंड कीर्तनी जत्था भी था। खोजा सिंह निरंकारी गुरु बच्चन सिंह पर कृपाण लेकर दौड़ पड़ा। गुरु बच्चन सिंह के अंगरक्षकों ने फायरिंग की। भिंडरावाले के 2 अनुयायी अखंड कीर्तनी जत्थे के 11 लोग और 3 निरंकारी मारे गए। भिंडरावाले अब लाइमलाइट में आ गया था। खालसा पंथियों ने पंजाब और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। अकाली सरकार ने 62 निरंकारियों पर षड्यंत्र का मुकदमा लगाया। मुकदमा हरियाणा में चला। केंद्र में उस समय मोरारजी भाई देसाई की जनता सरकार थी। बैसाखी दंगे के कुछ महीने बाद ही दल खालसा नामक राजनीतिक पार्टी बनी, जो भिंडरावाले की हर बात का समर्थन करती थी। स्वयं भिंडरावाले गैर राजनीतिक बना रहा। दल खालसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल स्वयं जैल सिंह ने भरा था। जैल सिंह कांग्रेस के सत्ता खोने से तो परेशान थे ही, उनके खिलाफ जांच करने के लिए गुरुदयाल कमीशन भी बनाया गया था। 1980 में सभी निरंकारियों को आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत बरी कर दिया गया। भिंडरावाले ने अब और जहर उगलना चालू कर दिया। इसमें बब्बर खालसा भी शामिल था, जिसकी स्थापना खोजा सिंह की विधवा ने की थी। 23 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री चुन ली गई। उन्होंने फरवरी में कई राज्य सरकारें बर्खास्त की, जिसमें अकाली दल की सरकार भी थी। अप्रैल 1980 में निरंकारी प्रमुख गुरुचरण सिंह की दिल्ली में हत्या हो गई। सीबीआई के अनुसार भिंडरावाले गुट के कम से कम 3 सदस्य पर इस कांड की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल थे। मर्डर वेपन का लाइसेंस भी भिंडरावाले के भाई के नाम था। अपना नाम आने पर भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब में शरण ली, किंतु गृह मंत्री जैल सिंह ने संसद में खड़े होकर घोषणा कर दी, भिंडरावाले
का इस मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 9 सितंबर 1981 को पंजाब केसरी अखबार के संस्थापक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। जगत नारायण निरंकारी पंथ के समर्थक थे और पंजाब केसरी में एक आर्य समाजी के लेख भी छपते थे। जगत नारायण ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का विरोध किया था। 1978 की बैसाखी में हुए निरंकारी समागम में उपस्थित थे और उन्होंने उस केस में गवाही भी दी थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने पुनः भिंडरावाले को अभियुक्त बनाया। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की पुलिस भिंडरावाले ढूंढ रही थी, किंतु हरियाणा पुलिस को मुख्यमंत्री भजनलाल का संदेश आया कि भिंडरावाले को जाने दें। भजनलाल को गृह मंत्री जेल सिंह का आदेश था। 20 सितंबर 1981 को पंजाब पुलिस ने भिंडरावाले को मेहता चौक में घेर लिया, किंतु भिंडरावाले के साथ सैकड़ों समर्थक कृपाण भाले और बंदूकों से लैस थे। गिरफ्तारी देने से पहले भिंडरावाले ने भाषण भी दिया। गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में 18 लोग मारे गए। अब पंजाब में छूट-फूट हिंसा शुरू हो गई। जालंधर में 3 बाइक सवार ने बाजार में गोलियां बरसाई। तरन तारण में एक हत्या हुई। अमृतसर में 25 सितंबर को मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 29 सितंबर को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 423 को हाईजैक कर लाहौर उतारा गया। इस हाईजैक में 5 आतंकी शामिल थे। उनको पाकिस्तानी कमांडो ने बिना खरोच के पकड़ लिया। आश्चर्य की बात है कि 5 आतंकवादियों के होते हुए भी किसी भी बंदूक को कोई खरोच नहीं आई। अमृतसर, फरीदकोट और गुरुदासपुर में कई बम विस्फोट हुए। अकाली दल ने सिखों के बीच समर्थन बढ़ाने के लिए भिंडरावाले का खुला समर्थन किया। कारण जो भी हो, एक बार पुनः भारतीय गृह मंत्री जेल सिंह ने संसद में खड़े होकर भिंडरावाले की बेगुनाही की घोषणा कर दी। वे भिंडरावाले को बचा रहे थे या पंजाब को हिंसा से बचा रहे थे या अकाली दल को बढ़ने से रोक रहे थे, यह तो भगवान ही जाने। 14 अक्टूबर 1981 को भिंडरावाले बिना केस चले ही छोड़ दिया गया। उसने गुरुवचन सिंह और लाला जगत नारायण के हत्यारे को सोने से तोलने का ऐलान किया, लेकिन इंडिया टुडे को उसने बताया कि ना तो हम आतंकवादी हैं, ना सांप्रदायिक है, ना हिंदू सिख एकता का पक्षधर, किंतु प्रधानमंत्री भी तो एक बार हिंदू सिख एकता की बात करे, जिनके पूर्वजों को बचाने के लिए ही हमारे गुरु तेग बहादुर ने कुर्बानी दे दी थी। अगस्त 1982 में अकाली दल और भिंडरावाले ने मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा प्रारंभ किया। उद्देश्य वही था, आनंदपुर साहब प्रस्ताव की मांगों को मनवाना, पंजाब को चंडीगढ़ दिलवाना, हरियाणा के पंजाबी क्षेत्र में पंजाब में शामिल करना और केंद्र का पंजाब के जल संसाधनों पर से हस्तक्षेप समाप्त करना। इंदिरा गांधी ने इन मांगों की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया, बल्कि पुलिस भिंडरावाले को पकड़ने में जुट गई। दिल्ली में कोई गणित बदल गया था। 20 जुलाई 1982 को भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर में शरण ली। धर्म युद्ध मोर्चे में पंजाब में विविध स्थान पर 25,000 लोगों की गिरफ्तारी दी। जेल भरने लग गई। आने वाले महीनों में 1 लाख लोगों ने गिरफ्तारी दी। सरकार ने आंदोलन का दमन करने की कोशिश की। पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह की हत्या का प्रयास किया गया। पुनः वार्ताएं प्रारंभ हुई, पुनः भंग हो गई। अब अकालियों ने दिल्ली में होने वाली एशियाई गेम्स के दौरान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल ने दिल्ली आने जाने वाले हर सिख की तलाशी का आदेश दिया। सिखों को इससे अपमान और अलगाव महसूस हुआ। 14 जनवरी 1983 को पानीपत में सिख विरोधी दंगे हुए। 8 फरवरी 1984 को अकाली दल ने पुनः एक सफल बंधक आयोजन किया। मई 1984 में हरचंद सिंह लोगोवाल ने अन्य रोको आंदोलन की योजना प्रस्तावित की। इसके अंतर्गत पंजाब से गेहूं की निकासी रोकी जाना थी। 27 मई को इंदिरा जी के दूत पुनः अकाली नेताओं से मिले, किंतु भिंडरावाले आनंदपुर साहब प्रस्ताव से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। केंद्र सरकार के पास ऐसी जानकारी भी आ रही थी, अकाल तख्त के सारे सिखों को स्वर्ण मंदिर में एकत्रित होकर मोर्चाबंदी करने का हुक्मनामा जारी होने वाला है। ऐसे में इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। 3 जून 1984 को सेना ने स्वर्ण मंदिर से भिंडरावाले और उसके हथियारबंद लोगों को न्यूट्रलाइज करने का काम शुरू किया। सेना पर आरपीजी और मशीन गन से फायरिंग की गई। सेना और खुफिया तंत्र के अनुमान से कई गुना भारी किलेबंदी और भारी हथियार भिंडरावाले के आतंकवादियों के पास थे। भिंडरावाले ने कांग्रेस और अकाली दल दोनों का ही उपयोग कर लिया था। स्वयं पावर एकत्रित करते करते भस्मासुर बन गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाले मर गया, लेकिन खालिस्तान आंदोलन और खालिस्तान हिंसा भड़क गई। ब्लू स्टार में सेना के 83 जवान मारे गए और 249 जवान घायल हुए। 200 से लेकर 400 आतंकवादी मारे गए। अनेक आतंकवादी भाग निकलने में सफल हो गए। क्रॉस फायरिंग में सैकड़ों नागरिक मारे गए। आतंकवादियों ने दर्शनार्थियों को ह्यूमन शील्ड के रूप में भी उपयोग किया। ब्लू स्टार के 2 वर्ष पूर्व से चली आ रही हिंसा में सिख आतंकवादियों ने 165 निरंकारी और हिंदू तथा 40 सिखों की हत्या की। दंगों और पुलिस कार्रवाई में अन्य
200 लोग मारे। 2 साल में कुल 410 जाने गई थी। असली हिंसा तो ब्लू स्टार के बाद प्रारंभ हुई। अब खालिस्तानी आंदोलन ने जोर पकड़ा। खैर, खालिस्तानी आंदोलन के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी तो 31 अक्टूबर 1984 की बात करते हैं। सुबह 9:20 हो रहे थे। इंदिरा जी के एक सफरतगंज रोड स्थित अपने निवास से एक इंटरव्यू देने के लिए बाहर निकलने वाली थी। एक छोटे से गेट के पास पहुंचते ही बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा जी के ऊपर गोलियां चला दी। बेअंत सिंह ने इंदिरा के पेट में अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां मार दी। सतवंत सिंह ने अपनी कार्बाइन की 30 गोलियां इंदिरा जी के शरीर में उतार दी। यह इंदिरा जी की वीरता कही जाए या अक्खड़पन। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी उन्होंने किसी भी सिख जवान को अपनी अंगरक्षक ड्यूटी से नहीं हटवाने दिया, जबकि उनके सुरक्षा सलाहकार ये सलाह उन्हें कई बार दे चुके थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के या भड़काए गए। 31 अक्टूबर को केवल एम्स के आसपास ही हिंसा हुई थी। एम्स में ही इंदिरा जी का शव लाया गया था। शेष दिल्ली शांत थी। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच की रात्रि को कांग्रेस के सज्जन कुमार और ललित माखन जैसे सांसदों ने दंगाइयों को 100 का नोट और बोतल बांटी। सज्जन कुमार 1 नवंबर को प्रातः 6:30 बजे पालम में, 8 बजे किरण गार्डन में और 8:30 बजे सुल्तानपुरी में सभा कर रहे थे। किरण गार्डन में सज्जन कुमार ने सरिया बांटते हुए कहा था, सरदारों को लूटो, मारो और जला दो। सूचना और प्रसारण मंत्री HKL भगत ने कांग्रेसी नेता श्याम त्यागी के भाई को कहा, यह 2000 रुपए पकड़ो दारू के लिए और क्या करना है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सिख विरोधी दंगे नहीं थे, यह सोचा समझा षड्यंत्र था। ऑटो में भर भर कर केरोसिन पहुंचाया गया था। ट्रकों और बसों में भर भर कर दंगाई आए थे। यह भी आरोप है कि जेल से खतरनाक अपराधियों को छोड़ा गया। हिंदू पड़ोसी अपने सिख पड़ोसी की जान लेने पर उतारू नहीं हुआ था, वह तो उसको बचा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने ही दंगाइयों को वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई ताकि सिखों के घरों को पहचाना जा सके। सिखों के घरों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता एस बना देते थे, जिससे कि पीछे से आने वाली अनपढ़ दंगाइयों की भीड़ उसे पहचान ले। हिंसा 2 नवंबर को भी चलती रही। 3 नवंबर को सेना ने स्थिति पर काबू पाया। उपरोक्त कांग्रेसियों के अलावा नानावटी आयोग ने कमलनाथ को भी दंगों में लिप्त पाया। जगदीश टाइटलर का भी नाम आया, किंतु बलिहारी हमारी न्याय व्यवस्था की, जो हर मक्खी मच्छर के मारे जाने पर सुवो मोटो संज्ञान ले लेती है। 3000 से अधिक हत्या, अन्य सैकड़ों आगजनी, लूट और रेप में अभी तक मात्र 49 लोगों को उम्र कैद हुई है। एकमात्र बड़ी मछली जो कानून के जाल में फंसी वो भी सज्जन कुमार। और फिर भी हमारे चीफ जस्टिस न्याय देवी की आंख की पट्टी हटाने पर आमादा है। रहने दीजिए पट्टी, बेचारी देखने से तो बचेगी कि आप कितने दरिंदों को छोड़ देते हैं। और अपराध तो ठीक, रेप केस में भी केवल 25% लोगों को सजा होती है, जबकि सामान्य ज्ञान कहता है कि रेप का झूठा आरोप बहुत ही कम लगाया जाता है। हो सकता है कोई तिलिस्मी ताकतें अपराध कर जाती हो हमारे देश में।